बेसिक पैथोलॉजी क्या होती है कि जो ग्लूटेन है, जब भी आप लोग आपकी डाइट में ग्लूटेन जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो आपके इंटेस्टाइन में जब ग्लूटेन आता है, तो बेसिकली ये आपके ये जो है आपका इंटेस्टाइन की जो लेयर है, ठीक है, ये आपके एपिथेलियल सेल्स हैं और ये एपिथेलियल सेल्स के ब्रुश बॉर्डर है। अब क्या होता है कि जब भी ग्लूटेन आता है तो यहाँ पे होता है आईजीए, आपके जो इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर होता है वो आईजीए सिक्रीट करता है। तो जब ग्लूटेन आता है, जो ग्लूटेन के अंदर जो ग्लाइटिन प्रोटीन होती है, ग्लूटेन प्रोटीन वो आपका आईजीए बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देता है आपके इंटेस्टाइन के एपिथेलियल में या फिर लेमिना प्रोप्रिया में एब्जॉर्ब होने से पहले ही। लेकिन जो लोग जिनमें सीलिक डिजीज जेनेटिकली सस्पेक्टेबल होते हैं, उनमें आईजीए इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो इसके साथ अटैच हो जाता है। आईजीए एंटीबॉडी अटैच हो जाती है, तो जब आपके ये जो सेल्स हैं, इसके थ्रू जब वो आती है आपके इंटेस्टाइन के लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, जो आपके इंटेस्टाइन का ल्यूमेन होता है, तो यहाँ पे अलग अलग एक निजाम वैसे ही रखा हुआ है कि एक ट्रांस ग्लूटामिनेज एंजाइम होता है आपकी बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, जो इन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो जब वो इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसमें से जो इसका अमाइनो एसिड कंपोनेंट होता है इस प्रोटीन के अंदर, वो खत्म हो जाता है, निकल जाता है, तो ये डीएमिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये डीएमिनेशन हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे बेसिकली माइक्रोफेजेस होते हैं जो इस प्रोटीन को इनगल्फ कर लेते हैं। जब ये प्रोटीन के अंदर ये माइक्रोफेजेस इनगल्फ करते हैं, तो वो डिटेक्ट करते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था ऊपर ही। तो फिर ये क्या करते हैं कि इस प्रोटीन को अपनी अंदर माइक्रोफेजेस नहीं रखते और ये बाहर निकाल देते हैं। ये जो है वो माइक्रोफेजेस की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली ये एंटीजन होते हैं। एंटीजन क्या होता है कि फॉरेन मटेरियल जो आपकी बॉडी के अंदर आता है, तो ये एंटीजन जो है वो माइक्रोफेजेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जब माइक्रोफेजेस के ऊपर आ जाते हैं, तो बॉडी में जो है वो एक फॉरेन बॉडी अंदर होगी आपकी बॉडी के अंदर, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम कौन सा एक्टिवेट होता है? टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली इट इज अ टी लिम्फोसाइट, टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ये टी सेल को एक्टिवेट करता है। जब टी सेल आते हैं तो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एक फॉरेन बॉडी है, तो उसके साथ अटैच करते हैं। जैसे टी सेल अटैच करते हैं तो टी सेल बर्स्ट होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, जितने भी ये साइटोकाइंस है। साइटोकाइंस क्या है कि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। और जब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, तो ये जाके ये आपके जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं जितने भी, ठीक है, ये इसको डैमेज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये विलस की फॉर्म में होते हैं। यू जो विलस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर, जो ये जो ब्रश बॉर्डर होते हैं, ये जो आपको सेल्स नजर आते हैं, ये फ्लैट सेल्स नहीं होते, ये विलस की फॉर्म में होते हैं। प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ये ल्यूकोसाइट और इसे साइटोकाइंस डैमेज करते हैं, तो ये बिल्कुल फ्लैट होना शुरू हो जाती हैं। फिंगर की प्रोजेक्शंस जो है वो खत्म होना शुरू होती है, बिल्कुल फ्लैटनिंग होना शुरू होती है, विलस की फ्लैटनिंग हो जाती है, माइक्रो विलस होती है, विलस एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। और जब इसी के साथ जो टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, तो टी सेल के साथ हमारे बी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। जब ये एंटीबॉडीज बनती हैं, तो फिर ये एंटीबॉडीज टारगेट करते हैं हमारे टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज को, जो बेसिकली डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ग्लूटीन को। तो एंटीबॉडीज टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज के अगेंस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज काम करना छोड़ देता है, ठीक है। और जिसकी वजह से एक फुल ब्लोन सीलिक डिजीज, फिर आपको पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सीलिक डिजीज के साथ, जिसकी विलस एट्रोफी हो सकती है। वो जितनी भी ग्लूटीन को डाइजेस्ट नहीं करते, वो डायरिया के साथ प्रेजेंट करना शुरू होते हैं, और वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करना शुरू होते हैं, और ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन के साथ भी प्रेजेंट करने शुरू होते हैं। और ये फिर पूरी बॉडी में जो है वो एक ऑटो इम्यून मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, जो आपकी पूरी बॉडी के हर ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू करे। तो बेसिक पैथोलॉजी ये होती है जो सीलिक डिजीज की है। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की दो तरह की होती है। एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, तो आपके पास कोई भी बच्चा जो है वो मोस्टली जो है वो आपके पास जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन से प्रेजेंट कर सकता है। वॉमिटिंग है, क्रॉनिक डायरिया है। अब क्रॉनिक डायरिया और एक्यूट डायरिया में क्या डिफरेंट होता है? एक्यूट डायरिया आपका लेस देन 14 डेज का होता है, जो एक्यूट डायरिया होता है, और क्रॉनिक डायरिया आप उसको कहते हो जो मंथ्स से और ईयर से परसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो आपको एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया में आप इसमें डिफरेंशिएट करते हो। मोस्टली बच्चे क्रॉनिक डायरिया से प्रेजेंट करते हैं 3 to 6 ईयर्स की एज पे। जब भी आप उनको वीनिंग स्टार्ट करते हो, बेसिकली जब भी जब दूध जल्दी अर्ली वीनिंग अगर स्टार्ट कर देते हैं, 4 मंथ्स की एज पे अगर आप वीनिंग स्टार्ट कर देते हो, तो गंदम देना शुरू कर देते हो, जो जल्दी बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप वीनिंग स्टार्ट करते हो, ये डिजीज तब आना शुरू हो जाता है। मदर मिल्क के ऊपर तो ये आपको डिजीज नहीं प्रेजेंट करेगा। आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो अब आप वीनिंग स्टार्ट करोगे तो अभी प्रेजेंट करेगा। बेसिकली क्लासिकल जो होती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन होती है, दैट इज डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, मैल नरिश बच्चे आपके पास आते हैं, एब्डोमिनल पेन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं।
सेकेंडली नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, जो एटिपिकल मैनिफेस्टेशन। नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में आपको बताऊंगी, जो कभी कभी होता है कि आपके पास डायरिया या फिर इस तरह की मैनिफेस्टेशन सब प्रेजेंट ही नहीं करते, आपके पास सीधे सीधे आते हैं जो नॉन इंस्टेंटाइल मैनिफेस्टेशन के। मोस्ट कॉमन जो नॉन इंस्टेंटाइल शॉर्ट स्टेचर्स होते हैं बच्चे, शॉर्ट स्टेचर होंगे और इनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि इनको आप अगर आयरन देते हो, आयरन सप्लीमेंट्स देते हो, तो वो उसके साथ रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो दैट इज अ रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और भी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है, वो मैं आगे बताऊंगी। दूसरे कुछ होते हैं एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक कौन से लोग होते हैं? जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन अगर आप उनकी बायोप्सी करवाते हो और उनके टेस्ट करवाते हो तो वो पॉजिटिव आते हैं। और ये कौन से लोग होते हैं? जो फैमिली हिस्ट्री में, जैसे एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को आप स्क्रीनिंग करोगे तो उसमें आपको जो है वो उसके ब्लड टेस्ट के ऊपर या फिर उसकी जो है वो ड्यूडनल बायोप्सी करवाते हो तो उसके ऊपर आपको जो है वो सीरियस डिजीज आपको आता है। तो एसिम्प्टोमेटिक लोग वो होते हैं। नेक्स्ट, ये आपको पता है शॉर्ट हाइट से ही चलेगा इनका भी? हाँ शॉर्ट हाइट की, लेकिन अब शॉर्ट हाइट के साथ फिर आप लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और बहुत सी चीजें है ना। शॉर्ट हाइट अब आती है तो उसको आप रूल आउट करते हो, शॉर्ट स्टेचर क्यों है, ठीक है। शॉर्ट स्टेचर के साथ मैल नरिश चाइल्ड होगा, इस तरह की चीजें आप हिस्ट्री लोगे तो आपको पता चलेगा ना। शॉर्ट स्टेचर तो आपकी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से भी शॉर्ट स्टेचर हो सकते हैं। शॉर्ट स्टेचर तो आपके एनीमिया की वजह से भी शॉर्ट स्टेचर हो सकते हैं। शॉर्ट स्टेचर की तो इतनी ज्यादा कॉजेज हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ लोग इसमें प्रेजेंट भी करते हैं, तो शॉर्ट स्टेचर की तो फिर आप टेस्ट करवाते हो ना आप डायग्नोज करने के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ये भी है कि एक बच्चा शॉर्ट स्टेचर है, ठीक है, तो आप उसको फिर रूल आउट करोगे कि सिर्फ एक शॉर्ट स्टेचर है और उसके अंदर डायरिया नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आप जब हिस्ट्री डिग आउट करते हो तो फिर पता चलता है कि बेसिक पैथोलॉजी पीछे क्या है। मोस्ट कॉमन जो एज है वो 6 to 24 मंथ्स ऑफ एज है। 6 months to 24 मंथ्स ऑफ एज, वही एज होती है जब आपकी वीनिंग स्टार्ट होती है, जब आप गंदुम देना या इस तरह की चीजें देना शुरू करते हैं।